जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से पैरम जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो बंगाल जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ाते हैं। बंगाल के उदय के बारे में हम लोग पार्ट 1 में दोस्तों देख लिए थे, और पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में समझ चुके थे। पार्ट 1 में दोस्तों हम लोग बंगाल के उदय के बारे में जाने थे, और साथ साथ जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो भी दोस्तों हम लोग पढ़ चुके थे। आज का दोस्तों जो क्लास होगा, जो हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों जो किए हैं, उससे जो भी क्वेश्चन बने हैं आज तक अलग अलग एग्जाम में दोस्तों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो क्लास में दोस्तों बने रहिएगा। आपको सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न इस चैप्टर से आए हैं। सारे प्रश्नों को दोस्तों मैंने इसमें शामिल किया है। इससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको बिहार में जो लिए गए एग्जाम वो हो गया यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ है, यूपी सरकार जो एग्जाम लिए वो हो गया आपका एसएससी द्वारा, रेलवे द्वारा जो एग्जाम लिया गया दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आए हैं इन एग्जामों में, उस सबको दोस्तों मैंने इसमें शामिल किया। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो आज का क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। मतलब कि मुगल सम्राट जो मुगल शासक थे पहले क्या करते थे कि जो बंगाल था, बंगाल उन्हीं के अंडर में था, तो वो क्या करते थे, बंगाल में अपना एक सूबेदार नियुक्त करते थे, जिसे हम लोग गवर्नर के नाम से भी जानते हैं। तो बताए थे कि 1700 में क्या करता है, जो अंतिम गवर्नर होता है, मतलब अंतिम सूबेदार होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो औरंगजेब करता है। औरंगजेब 1700 में किसकी नियुक्ति करता है, तो मुर्शिद कुली खां का। यही क्या रहता है दोस्तों, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर रहता है, क्योंकि 1707 में इसके मृत्यु के बाद ऐसा कोई मुगल शासक नहीं रहता है जो पूरे मुगल प्रांतों को, जो मुगल क्षेत्रीय क्षेत्र रहता है उस पर क्या करे, अपना अंडर में दोस्तों उसको बनाए रखे। ऐसा योग्यता मतलब कि योग्य कोई शासक नहीं बैठता है मुगल गद्दी पर दोस्तों। धीरे धीरे जितने भी प्रांतीय क्षेत्रीय मतलब कि राजा होते हैं, शासक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने क्षेत्र का दोस्तों स्वतंत्र घोषणा करना शुरू करते हैं। तो बंगाल उसमें भी दोस्तों है, जो मुर्शिद कुली क्या करता है, अपना स्वतंत्र रूप से शासन करना शुरू करता है, लेकिन समय समय पर क्या करता है, जो मुगल दरबार होते हैं वहां पर उपहार दोस्तों भेजा करता था। आगे हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार, ये हम लोग अभी देखें तो कौन था, तो मुर्शिद कुली खां। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। कौन सा युद्ध था जो प्रारंभ किया भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व, तो आपका कौन था, तो प्लासी का युद्ध था। कौन था, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध दोस्तों आपका होता है 23 जून 1757 को। 23 जून का 1757 को किसके बीच में, तो अंग्रेज का सेनापति रहता है रॉबर्ट क्लाइव, और जो बंगाल के नवाब रहते हैं सिराजदौला, उनके बीच में दोस्तों होता है, जिसमें सिराजदौला की दोस्तों हार होती है, अंग्रेजों की दोस्तों जीत होती है। और यहीं से क्या होता है, ब्रिटिश जो शासन प्रणाली होती है दोस्तों यहाँ से प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि यहाँ पूछ रहा है आपसे कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। पहला सैन्य सफलता कौन था भारत में, तो आपका प्लासी का युद्ध था दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध का 1757 में दोस्तों लड़ा गया था। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कि सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, खाली स्थान दिया किस युद्ध, मतलब सिराजुद्दौला किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हारा गया, मतलब कि पराजित हुआ था। कौन सा युद्ध था, तो वो प्लासी का दोस्तों युद्ध था। आगे आते हैं, अगला है आपसे पूछ रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मतलब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी के युद्ध को जीत करके भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को दोस्तों शुरू करता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का जो आप देख रहे हैं उपाधि दोस्तों किसको मिलता है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव है दोस्तों, इसके संदर्भ में ये बातें कही जाती है कि रॉबर्ट क्लाइव क्या है, स्वर्ग से उतरा हुआ क्या उत्पन्न सेनानायक है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है। जो प्लासी का युद्ध का मैदान दोस्तों ये आपका बंगाल में, मतलब कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। आज भी आइएगा तो आपको ये मैदान देखने के लिए मिलेगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था, तो बता दिए थे कि 1760 में मीर जाफर के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, उसके दामाद मीर कासिम को दोस्तों नवाब बनाते हैं उसके स्थान पर। तो मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों से अपनी दूरियां बनाने के लिए कि अंग्रेज क्या करे, हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं करे, इसलिए सबसे पहला काम क्या करता है, अपनी राजधानी को दोस्तों मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है। तो कौन किया था ये काम, तो
मीर कासिम किया था दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था कौन सा? सबसे निर्णायक जो युद्ध है दोस्तों इसमें, तो यहाँ पर आप इसको कहिएगा तो यहाँ पर आपका प्लासी का युद्ध दोस्तों हो जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था? सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर युद्ध था दोस्तों वो कौन था? आपका बक्सर का युद्ध। कौन था? बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, भारत में ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से शासन दोस्तों शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध दोस्तों। आगे है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? मतलब दिल्ली के जो शासक मतलब मुगल सम्राट कौन थे? तो बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय रहते हैं, जो त्रिगुट सेना बनती है अंग्रेजों के विरुद्ध। मीर कासिम की, शाह आलम द्वितीय की, और अवध के जो नवाब रहते हैं सुजाउद्दौला के, त्रिगुट सेना बनती है दोस्तों। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के सेना के सामने क्या होते हैं, ये हार जाते हैं दोस्तों। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन रहता था? बंगाल का नवाब दोस्तों कौन रहता है? आपका मीर जाफर रहता है बक्सर के युद्ध के समय। याद रखिएगा, मीर कासिम को क्या करता है अंग्रेज पद से हटा करके फिर से पुनः किसको बना देता है? तो मीर जाफर को फतेह तिरफट में क्या करता है दोस्तों? गद्दी पर बैठा देता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन जो आपका है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी हुआ है, दीवानी किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय है, उनके पास जो प्रथम इलाहाबाद की संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव उनको जो पेंशन देता है, पेंशन देने के बाद कड़ा और इलाहाबाद की दीवानी देता है, तो उसके एवज में क्या करता है वो आपसे इनसे बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दोस्तों प्राप्त कर लेता है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? तो मुगलों ने दोस्तों इसको प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय ने। आगे आते हैं, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी दोस्तों अधिकार दिए गए थे? कौन थे? क्या अच्छा गवर्नर पूछ रहा है, तो कौन थे वो? तो आपके लॉर्ड क्लाइव संधि करते हैं आपके इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय के साथ। उन्हीं के संधि में क्या बात कहा जाता है, ये बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों को देनी पड़ेगी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार अथवा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की? तो यह संधि होता है दोस्तों 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसे हम लोग इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं। इसके 4 दिन बाद होता है आपका 16 अगस्त 1765 को किसके बीच? अवध के नवाब सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच दोस्तों। तो 2 इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के युद्ध के बाद। आगे बात करते हैं कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उपदीवान दोस्तों बनाया था किसको? तो मोहम्मद रजा खान को। जब दोस्तों आपको बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जब मिल जाती है अंग्रेजों को, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि बंगाल बिहार उड़ीसा में अपना एक उपदीवान क्या करते हैं दोस्तों वहां नियुक्त करते हैं कर संग्रह करने के लिए। तो वही आपका बंगाल में मोहम्मद रजा खान रहता है, बिहार में आपका सिताब राय रहते हैं। ये बिहार में कौन रहते हैं? ये बिहार में दीवान कौन रहते हैं? सिताब राय। और जो राय दुर्लभ रहता है दोस्तों ये उड़ीसा में रहता है। कहाँ रहता है? उड़ीसा में। ये भी आप याद रखिएगा, उड़ीसा में आपका राय दुर्लभ रहता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि 1765 ईस्वी की दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आते हैं? तो 1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी मिल जाती है बंगाल बिहार उड़ीसा की, तो किसके संपर्क में आते हैं? तो दोस्तों ये सबसे पहले खाफी जनजाति पे दोस्तों ये इनके संपर्क में आते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम में ये पूछते रहता है दोस्तों। इस पर लोग ध्यान देते नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। अगला है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों को निम्नलिखित में से सही अनुक्रम में, मतलब कि बताना कौन सा युद्ध पहले हुआ उसके बाद हुआ था। बांडीवास का युद्ध पहले हुआ था क्या? तो बांडीवास का युद्ध आपका 1760 में हुआ था, हम लिख देते हैं, फिर अपना फजा लीजिएगा। बक्सर का युद्ध आपका हो गया था 1764 में। अंबर का युद्ध दोस्तों हुआ था 1849 में। इसके बारे में जब कर्नाटक पढ़ा रहे थे वहां पर हम बताए थे। ये 1757 में हुआ था। तो इस हिसाब से देख लीजिए, पहला सॉरी 1749 में हो जाएगा ये आपका, ये 1749 1849 में हुआ था। पहले कौन सा युद्ध हुआ था आपका?
अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध यहाँ पर दिया है। उसके बाद आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है, फिर बांडीवास और फिर लास्ट में बक्सर, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास का युद्ध लड़ा था। कौन था? तो काउंडी लाली। काउंडी लाली क्या किया था? आया था जब तीसरा जो आपका आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा था, उस समय फ्रांसीसी सेनापति बनकर कौन आता है? काउंडी लाली बनता है दोस्तों। उसी के समय में बांडीवास का युद्ध होता है, जहां से फ्रांसीसियों का दोस्तों अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बांडीवास का युद्ध, बांडीवास के युद्ध में 1760 में जो होता है, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया? बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश ने डच को हराया? नहीं। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, मतलब फ्रांस को दोस्तों हराया। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका कि 1760 में प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये आपका फ्रांसीसियों के खिलाफ दोस्तों लड़ा गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित क्या करना है? निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव लड़ा था, अच्छा सुमेलित है, तो ये गलत है आपका। ये क्या है? गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी, तो ये आपका सही है। चिलिया वाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठा लड़ी, गलत है आपका। खुर्दा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बिल्कुल गलत है। ये सब हम युद्ध जितना है चिलिया वाला का युद्ध आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आंग्ल सिख युद्ध पढ़िएगा वहां पर मिलना का दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है आपका? बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि शाह आलम द्वितीय, जो सम्राट शाह आलम द्वितीय है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, ये हम देख चुके थे 12 अगस्त 1765 को। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की जाती है? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली दोस्तों लागू होती है जब इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि के बाद क्या करता है? लॉर्ड जो आपका रॉबर्ट क्लाइव लाता है, वो बंगाल में दोस्तों द्वैत शासन लागू करता था। द्वैत शासन मतलब कहने का मतलब कि जो बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था रहती है वो दो भाग में बांट देता है। दीवानी को अलग कर देता है और आपका निजामत रहता है, निजामत उसको दोस्तों अलग कर देता है। ये हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप थ्योरी पार्ट नहीं देखे तो पहले थ्योरी पार्ट देखिएगा, उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर कीजिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो दीवानी मामला दोस्तों अपने पास रखता है, मतलब जो भी धन संग्रह करने का काम है और जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम है बंगाल में, वो देता है किसको? बंगाल के नवाब को दोस्तों। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? द्वैत शासन कहते थे। लागू कौन किया था? लागू दोस्तों आपका रॉबर्ट क्लाइव किया था। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? इसको खत्म भी कर देता है। द्वैत शासन का जनक किसे माना था? द्वैत शासन का जनक की बात करेगा दोस्तों, जो सर लियोनिल कार्टियस है दोस्तों, इनको माना जाता है क्या? द्वैत शासन का जनक दोस्तों। बंगाल में द्वैत शासन के बारे में बोले तो रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन द्वैत शासन का जनक बोलेगा दोस्तों तो ये आपके क्या हो जाएंगे? लियोनिल कार्टियल। मतलब इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था क्या कि द्वैत शासन का कि दीवानी मामला अलग और निजामत मामला क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को दोस्तों समाप्त किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों। जब बंगाल के गवर्नर बनकर के आते हैं तो बंगाल में जब अकाल आता है तो अकाल से बंगाल की 1/3 जनसंख्या क्या होती है? मर जाती है दोस्तों। इसी को देख कर क्या करते हैं बंगाल में दोस्तों, जो द्वैत शासन रहता है उसको वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में समाप्त कर देते हैं। आगे है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र बंगाल के राज्य की स्थापना कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खान। बता दिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगलों के अधीन बहुत सारे क्या होते हैं? क्षेत्रीय प्रांत रहते हैं या प्रांतीय मतलब रहते हैं, जहां पर क्या करते हैं? वहां पर मुगल अपने अनुसार वहां पर सूबेदार नियुक्त करते हैं। लेकिन जैसे ही क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो भी क्षेत्रीय प्रांत होते हैं दोस्तों वो धीरे धीरे क्या होते हैं? मुगलों से चंगुल से दोस्तों स्वतंत्र हो जाते हैं। वहां पर स्वतंत्र रूप से शासक अपनी शासन प्रणाली दोस्तों शुरू करते हैं। वही स्वतंत्र बंगाल का जब स्थापना की बात करेगा तो मुर्शिद कुली खान का नाम दोस्तों आता है। आगे बात करते हैं कि बक्सर के युद्धों में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो किया था। अगर क्लासिक का बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव किया था दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम दोस्तों आपका बक्सर के युद्ध से दोस्तों संबंधित है। आगे हम लोग बात करते हैं कि 1756 में सिराजुद्दौला खालिस्तान के बाद बंगाल का नवाब बना था। सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल का नवाब बना था? तो अपने नाना के बाद दोस्तों, मतलब अलीवर्दी खां के बाद क्या था? बंगाल का अगला नवाब बना था 23 वर्ष के उम्र में। 1757 की प्लासी की युद्ध किसने जीता था? तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीता था, जिसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने क्या किया था? सिराजुद्दौला की सेना को दोस्तों पराजित कर लिया था। भले ही क्या था? षड्यंत्र था, लेकिन दोस्तों षड्यंत्र से क्या हुआ था? वो युद्ध जीत गया था।
आगे है कि प्लासी का नाम एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? ये कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये आपका भागीरथी नदी के किनारे दोस्तों ये प्लासी है दोस्तों। आगे आते हैं कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों ब्लैक होल की घटना के बारे में बताया था, जो आपका 1756 में हुआ था, जिसमें 146 लोगों को क्या किया था फिरोजदौला एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था जिसमें 123 लोग क्या होते हैं, उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 23 लोग बचते हैं। और इस घटना को उजागर कौन करता है? तो जो हॉलवेल रहता है वो करता है अपना पुस्तक में दोस्तों, लाइफ द वंडर उसके पुस्तक का नाम है। मीर जाफर को वर्फ खालिस्तान ने पूना बंगाल का नवाब बनाया था। तो बंगाल का नवाब कब बनाया था इसको? तो 1764 में दोस्तों बंगाल का पूना इसको नवाब बनाया था, गद्दी पर इसको बैठाया जाता है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया था। जैसे बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के बीच में संधि हुआ था कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या होगा, मतलब कि सिराजुद्दौला के बाद जो बंगाल का नवाब बनेगा कौन बनेगा? मीर जाफर बनेगा। तो संधि के मुताबिक दोस्तों बंगाल का अगला नवाब अंग्रेज किसको बनाते हैं? मीर जाफर को बनाते हैं, लेकिन कठपुतली दोस्तों नवाब बनाते हैं, अपने इशारों पर उसको नचाते रहते हैं दोस्तों। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि सेना का नेतृत्व खालिस्तान नामक एक ऐसे सेनापति ने किया जिसे कभी भी युद्ध नहीं लड़ा था। कौन था? तो ये मीर जाफर था दोस्तों। मीर जाफर के वो जब संधि हुआ था इसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव से बातचीत हुआ था, तब रॉबर्ट क्लाइव बोल दिया था कि आप अपने नवाब को क्या कीजिए, अपने जहां क्षेत्र है उससे 32 किलोमीटर दूर प्लासी के मैदान में लेकर के आइए, और आपको मतलब कि मीर जाफर को और जो राय दुर्लभ है उसको क्या करना है? युद्ध में तटस्थ रहना है, मतलब कि आपको युद्ध नहीं लड़ना है। तो मीर जाफर दोस्तों, जिसे हम लोग आधुनिक भारत का प्रथम गद्दार व्यक्ति के नाम से दोस्तों जानते हैं। मीर मदान और मोहनलाल इनमें से किससे संबंधित था? यही दोस्तों ये दो व्यक्ति थे जो क्या थे प्लासी के युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला के जो सेना रहती है उसमें सक्रिय दोस्तों रहते हैं, मतलब कि ये वफादार रहते हैं। इसमें क्या होती है, प्लासी के मैदान में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मोहनलाल ने कहने पर ही दोस्तों क्या होते हैं, सिराजुद्दौला मैदान छोड़ करके दोस्तों वहां से निकल जाता है सेना का टुकड़े लेकर के, लेकिन रास्ते में ही मीर जाफर का जो पुत्र रहता है अपने दोस्त के साथ मिल करके उसकी हत्या कर देता है। किसकी? सिराजुद्दौला की। तो ये कौन था? तो प्लासी के युद्ध से इसका नाम जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन थे? तो ये आलमगीर द्वितीय थे। याद रखिएगा, हमेशा इस पर कोई ध्यान देते नहीं है बच्चे। आलमगीर द्वितीय क्या थे? मुगल गद्दी पर दोस्तों बैठे हुए थे प्लासी के युद्ध के समय। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो अलीनगर की संधि किसने किया था दोस्तों? तो सिराजुद्दौला ने किया था। ये संधि कब हुआ था? तो 9 फरवरी आपका 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को जब ब्लैक होल की घटना होती है, तो ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, बंगाल की जो कहानी होती है कहाँ पहुंच जाती है? मद्रास। और मद्रास से दोस्तों 2 सेना टुकड़ी निकलती है, एक पैदल सेना और एक नौसेना दोस्तों। पैदल सेना निकलती है आपका रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, और जो नौसेना रहती है एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में पूरा युद्ध करने के लिए सोच करके दोस्तों आती है कि हमें सिराजुद्दौला से क्या करना है? युद्ध करना ही करना है। लेकिन ऐसी स्थिति बनती है कि अलीनगर की संधि दोस्तों हो जाती है इसके बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1764 को लड़ा गया था? 1764 में कौन सा हुआ था? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ था। आगे आते अगला क्वेश्चन है कि 1764 में आपका, अच्छा ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बक्सर का युद्ध। आगे है कि शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? तो इलाहाबाद की संधि कब होती है? तो 1765 में दोस्तों होती है। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव 1760 में क्या होता है दोस्तों, वापस चल जाता है इंग्लैंड। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद पुनः क्या होता है, इस मामले को संभालने के लिए अंग्रेजी सरकार क्या करती है, जो अंग्रेज होते हैं पुनः रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों बुलाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के बिना और कोई अंग्रेज इस मामले को दोस्तों संभालने में समर्थ नहीं थे। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने का और दीवानी मामलों को
निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो मुगलों ने कब किया था दोस्तों? तो ये 1765 में दोस्तों किया था रॉबर्ट क्लाइव। जब इलाहाबाद की प्रथम संधि करते हैं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से, तो ये प्रस्ताव रखते हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसके पास होगी? तो मुगल अंग्रेजों के पास होगी। मतलब वहाँ से जो कर वसूली का काम करना है वो अंग्रेज करेंगे, आप नहीं करेंगे। मुर्शिद कुली खां ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दिया? तो मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिदाबाद का संस्थापक कौन है आपका? तो मुर्शिद कुली खां ही था दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि जो बंगाल की राजधानी थी वो ढाका था। ढाका से कहाँ गया आपका? मुर्शिदाबाद। कौन किया? तो ये मुर्शिद कुली खां। ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खां। फिर मुर्शिदाबाद से कहाँ गया आपका? मुंगेर। ये कौन किया? तो ये आपका सॉरी मीर कासिम किया था। कौन किया दोस्तों? मीर कासिम। तो ये याद रखिएगा, इस तरह से क्या होता है, बंगाल की राजधानी दोस्तों बदली थी। पहले ढाका, ढाका से मुर्शिदाबाद, फिर मीर कासिम, ये आपका मुंगेर। यही था दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। तो कैसा लगा मैं कमेंट में दोस्तों बताइएगा, ताकि इसमें जितने भी क्वेश्चन बने हैं बंगाल से दोस्तों, सारे प्रश्नों को दोस्तों मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आपके पास और ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हो दोस्तों तो उसको भी लगा लीजिएगा। इससे ज़्यादा तो क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम पूरा 100% कराए हैं, लेकिन 90% 95% क्वेश्चन दोस्तों मैंने कवर करा दिया है। और भी आप सेट बनाइएगा या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई बुक होगा तो उसे भी दोस्तों इस चैप्टर से आप लगा लीजिएगा कि देखिएगा कि और कौन सा क्वेश्चन बनता है इससे। बाकी दोस्तों क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में अपने मित्रगणों को दोस्तों शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, कि वो भी आपके साथ मिलकर दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हम बिल्कुल अलग तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ाने का दोस्तों प्रयास कर रहे हैं। पहले आपका थ्योरी पार्ट करा दे रहे हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों करा दे रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दोस्तों लगाना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ताकि आपके मन में ऐसा एक विचार उत्पन्न हो जाए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, आपको समझ विकसित दोस्तों हो जाने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी दोस्तों लगाइएगा जब आप थ्योरी पार्ट देखिएगा। थ्योरी पार्ट देखने के बाद दोस्तों आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे बंगाल की स्थिति क्या थी, कैसे कैसे क्या कौन सी घटनाएं घटी। क्रम से मैंने दोस्तों सारी बातों को बताया है। उसी तरह से हम लोग आगे जो भी आधुनिक भारत के इतिहास की जो कड़ी होगी दोस्तों, उसको भी हम उसी तरह से पढ़ाएंगे। तो वीडियो दोस्तों कंटिन्यू लगातार देखिएगा, आपको दोस्तों जरूर कुछ ना कुछ इससे फायदा दोस्तों होगा ही होगा, क्योंकि हम सारी चीज़ों को दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध करा दे रहे हैं आपको, थ्योरी पार्ट से लेकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ करके वहाँ से आप पीडीएफ भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं, ताकि अपने नोट्स बना सके। नहीं तो हम क्लास जब करते हैं तो उस समय आप क्लास के दौरान दोस्तों अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो जैसे बता दिए कि टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा, और चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।